गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 के द इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर दोनों का ही एनालिसिस। साथ में मैं आपको बता दूं जितने भी आर्टिकल्स दोनों न्यूज़पेपर में आए हैं हम उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, साथ में प्रीलिम्स के लिए भी देखेंगे कि क्यों ये हमारे प्रीलिम्स में कहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर इससे रेलिवेंट सवाल क्या पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को भी ये जो भी आप पूरी स्लाइड देखेंगे सभी आर्टिकल्स जो भी इंक्लूडेड हैं यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड, अगर उनका पीडीएफ चाहिए है तो आप जाकर मेरे चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, और वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी में डेली के न्यूज़पेपर एनालिसिस का पीडीएफ शेयर किया जाता है, साथ में जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ में आप यहाँ पर समरीज़ को भी देख पाएंगे कि कैसे ये जो आर्टिकल्स हैं इनकी समरीज है। इसके अलावा आप देख पाएंगे जैसे 30 जनवरी में पॉपुलिज्म से रिलेटेड यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड प्रीलिम्स के 2023 में एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है। तो जो भी न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम क्विज़ के तरीके से देखते हैं। साथ ही में उनके जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको अगर ये चाहिए है सारी की सारी चीज़ें जिसमें कि हर चीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाता है यहाँ पर, तो आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़पेपर के साथ में। तो पहला आर्टिकल जो है वो है एन ओपनिंग फॉर डिप्लोमेसी। देखिए सबसे पहले आईसीजी की बात की जा रही है, लिखा गया है उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा, जो कि प्रोफेसर हैं लॉ की यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस डिप्लोमेसी की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले एक बार हम आईसीजी को थोड़ा सा समझ लें, सो दैट प्रीलिम्स के लिए आप एक बार रेडी हो जाएं। प्रीलिम्स के बाद में हम जो आर्टिकल्स में मेंस के लिए पॉइंट दिए गए हैं उनको भी ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो आईसीजी की अगर मैं बात करूँ, जिसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आईसीजी क्या है सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट मैं आपको बताऊँ तो होती है 1945 के अंदर, और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट करता है। यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाए, जो कि पहले पूछा जा चुका है, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर पार्ट हम मान सकते हैं इसको। फिर हम सेकंड देखेंगे कि और क्या बातें की गई हैं। दूसरी बात है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो होता है होक के अंदर। होक कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। तो नीदरलैंड्स के अंदर हम इसकी लोकेशन को देख पाएंगे। और उसके अलावा इसमें जुरिस्डिक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो इसके अंदर 15 जजेस होते हैं, और 15 जजेस के होने के बाद इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो जितने भी इसके अंदर मेंबर है, खासकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज है, कितनी मेंबर कंट्रीज होती है यूनाइटेड नेशंस में? 197। और कितनी, क्या इंडिया यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री है? बिल्कुल, इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस की एक मेंबर कंट्री है, और हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि उन जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं उन सभी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहाँ पर क्या होता है, लीगल डिस्प्यूट वगैरह जो भी यहाँ पर हो जाते हैं अलग अलग नेशंस के अंदर, उनके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है, उनके ऊपर इसकी शक्तियाँ काम करती हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या डिसीजन फाइनल है। देखिए क्या होता है ना, हमेशा वैसे तो इसका डिसीजन फाइनल होता है, बाइंडिंग भी होता है कि जो भी स्टेट है, जो भी कंट्रीज है, उनको ये डिसीजन मांगना पड़ेगा, लेकिन हमेशा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि करेगा कैसे, क्योंकि इसके पास कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी करवाने के लिए जाना पड़ता है यूनाइटेड नेशंस की जनरल जो आपकी एक काउंसिल होती है उससे अलग हटकर सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, जिसमें हम देख पाएंगे कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वो 5 परमानेंट जो मेंबर है वही इसको इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, वही इसको इन्फोर्स करवा पाएंगे। तो ये सब हमारे लिए ज़रूरी था जानना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल के ऊपर कि उपेंद्र बख्शी जी यहाँ पर बोल क्या रहे हैं। देखिए इनका बोलना है कि कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अभी इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यहाँ पर केस गया था। किसने वो केस किया था हमें अच्छे से पता है, साउथ अफ्रीका उस केस को लेके गया था। किस बेसिस पे लेके गया था? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के ऊपर, यानी कि जो मानवतावाद होता है, एक इंसानियत होती है, उस अप्रोच पे वो लेके गए। और साउथ अफ्रीका का बोलना था कि कैसे यहाँ पर जो आईसीजी है, यहाँ पर जो आईसीजी में ये
प्रूफ हो सकता है कि यहाँ पर गाज़ा के ऊपर होमिसाइड किया गया है, जिनोसाइड किया गया, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया गया है क्योंकि वो किसी और कल्चर से बिलोंग करते थे। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। क्या ये प्रूफ हो गया है? देखिए, अभी तक आईसीजे का एक स्टेटमेंट आई है जिसमें जो जज है रूलिंग, उन्होंने क्या बोला है कि जीनोसाइड तो हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन अब जो हो रहा है उसको यहाँ पर रोका जाना चाहिए। और साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। क्या करवा सकता है? पीस करवा सकता है, शांति करवा सकता है। तो दोनों ही देशों से, इजराइल की तरफ से भी, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी, जो कि साउथ अफ्रीका गाज़ा की तरफ से केस लड़ रहा था, और इजराइल की तरफ से भी वहाँ पर लॉयर गए हुए थे जो कि अपने खुद की कंट्री के लिए इस केस को लड़ रहे थे। सभी ने अपनी दलीलें दी और उसके बाद ये फैसला आता है। अब इतना हिस्ट्री पता होने के बाद हमें समझ में आता है कि आर्टिकल के अंदर ऑथर क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, इतना सब होने के बाद ऑथर कहते हैं कि कैसे जो जज हैं, जूलिया सेबुंटूरन उनका नाम है, उन्होंने एक ओपिनियन दिया जो कि डिसेंटिंग है। कहीं ना कहीं ऑथर को वो पसंद नहीं आया। ऑथर का यही बोलना है कि कैसे यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो, वैसे तो ओपिनियन में यहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो इजराइल के खिलाफ ही थी, अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हम देख पाते हैं कि जूलिया नाम की जज थी, उन्होंने इजरायली पैलेस्टाइन डिस्प्यूट को एक पॉलिटिकल इशू का नाम दिया और उन्होंने बोला कि कैसे डिप्लोमेटिक लेवल पर एक नेगोशिएशन हो सकती है, सेटलमेंट करवाई जा सकती है साउथ अफ्रीका के द्वारा। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाया, उन्होंने बोला पता नहीं इसका इंटेंट है वो जीनोसाइड करने का था या नहीं था। तो ऑथर बहुत स्ट्रांगली इसको मानते हैं कि शायद ये जो भी हो रहा है वो जीनोसाइड की फॉर्म में ही आता है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं मेजॉरिटी व्यू के अंदर वो उसको चाहते हैं ख़त्म हो जाए, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि कोर्ट जो है उनके जो प्रोविज़न है कि बेसिक सर्विस चली जानी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ऐसे सिचुएशन के अंदर वो भी जानी चाहिए, ऐसे कंट्री में, ऐसे रीजन के अंदर जैसा अब फिलहाल गाज़ा महसूस कर रहा है, जो कि यहाँ पर जिनोसाइड कन्वेंशन के अंदर यूनाइटेड नेशन में आता है। इसके बाद हम और भी देख सकते हैं कि कैसे पोटेंशियल है डिप्लोमेटिक डिस्पाइट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर आईसीसी बार बार बोल रहा है कि शॉर्ट साइटेड बिलीव इनको दिखाई दे रहा है, खासकर उपेंद्र बख्शी जी को। इंटरव्यू के लिए आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद इतना ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन ना भी आए, तो उसी तरीके से आप अपने पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। आर्टिकल में क्या लिखा है कि ऐसा करने की वजह से शायद इन्होंने बहुत ही नज़दीक का देखा है, शॉर्ट साइटेड है। लॉन्ग टर्म के अंदर अब क्या होगा, हर कंट्री ऐसे ही सोचे कि ठीक है कि आईसीजे में केस जाएगा भी, तो वो कहीं ना कहीं जो डर था वो यहाँ पर कम हो जाएगा। सोचेंगे कि हमने तो सेल्फ डिफेंस में ही यहाँ पर जो भी किया है वो किया है, तो सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो एक छूट मिल गई है किसी भी कंट्री को, खासकर इजराइल को जो थोड़ी बहुत छूट यहाँ पर मिली है, वो ऑथर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं थी। उसके ऊपर शायद और ज़्यादा ओपिनियन रखा जा सकता था। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी हैं, और ऑथर खुद भी होप कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो इस पीरियड को, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकता है। जो भी ये बीच में बातें चल रही हैं, टाइम पीरियड लगा है, खासकर शांति को यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। सो इतना हमें अच्छे से समझ में आता है कि क्या ये बातें पूछी गई हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर आर दिनेश के द्वारा, और बोल रहे हैं दिल्ली इन डेवोस। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर हुआ है, 2 दिन का ये समिट था, और इंडिया ने एक डायलॉग के तरीके से ग्लोबल मैटर्स के ऊपर अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्या क्या भूमिका निभाई है जरूर उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है और जो प्रोमिनेंस है वो दोनों ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, राइजिंग लेवल पर दिखाई दे रही हैं। कैसे दिखाई दे रही हैं? देखिए, 2024 में एडिशन जो आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि डेवोस के अंदर हो रहा है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें इंडिया ने खुद की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री जो है, इंडिया जिस स्पीड से ग्लोबल चैलेंजेस को काटते हुए, बांटते हुए जब आगे की तरफ बढ़ रहा है अपने रास्ते पर, अपने पाथ पर, किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए। तो उसमें वो दिखा रहा है कि कैसे इंडिया जो है उसके सामने पॉलिटिकल इमरजेंसीज भी आ रही हैं। हम देखते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हम देख पा रहे हैं, और इन सब के होते हुए भी इंडिया अपनी इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को, सोशल स्फेयर के अंदर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भूमिका निभा रही है
ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज में बांटा गया। चलिए अब इसको थोड़ा डेप्थ में जाकर समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल बात करता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी की, कि कैसे इंडिया जो है वो इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ कर रहा है। कैसे यूज़ कर रहा है इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का? देखिए, इंडिया ने बहुत सारे गवर्नेंस सॉल्यूशन निकाले हैं बहुत बड़े स्केल पर। किस चीज़ से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। खासकर जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों की या टेक्नोलॉजी की, तो हम देखते हैं कि एक क्रूशियल एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है। और अब इंडिया का क्या विज़न है कि वो खुद का अपना एक पूरा का पूरा AI से रिलेटेड सिस्टम बनाएंगे खुद की कंट्री के बेस में, ताकि ज़्यादा अच्छे से उसको समझा जा सके, ज़्यादा अच्छे से उसको रेगुलेट किया जा सके। और ऐसे ही इंडिया की जो कंपनीज है उन्होंने AI के अंदर भी यहाँ पर लीड ले ली है, और वो भी अपनी खुद की एक ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रही हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ जाता हुआ इंडिया थोड़ा सा दिखाई देने लगा है। हालांकि कुछ ऑथर्स इसके ऊपर नेगेटिव रहते हैं, कुछ इसके ऊपर पॉजिटिव रहते हैं। आज हमारे सामने जो आर्टिकल है वो इक्विटेबल ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम इसमें भी देखेंगे कि इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब यहाँ पर जीत लिया है। इवन एक और आर्टिकल जो IMF की तरफ से आया है उसको भी हम पढ़ेंगे, जो इस बात की बिल्कुल पूर्ति कर रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है और उसकी जो गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो हम देख पाएंगे कि फास्टेस्ट हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर ग्रो कर रही है। और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आप समझ सकते हैं, यानी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा जेंडर इंक्लूसिवनेस को हम देख सकते हैं। बहुत सारी जो वुमन है, फीमेल पार्टिसिपेशन है लेबर के अंदर, वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो डिजिटल इंटीग्रेशन होता है, खासकर डिसएडवांटेज सेक्शंस के अंदर में उनको उठाने के लिए, कि उनको भी यहाँ पर फ़ोन मिले। चाहे फिर RBI का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे RBI विदाउट इंटरनेट आपको कुछ पैसे ऐसे हैं जिनको ट्रांसफ़र करने की परमिशन दे रहा है, चाहे वो छोटा फ़ोन क्यों ना हो, चाहे उसमें आपको 99 दबाकर ही जो ट्रांजेक्शन है वो करना हो, SMS भेज सकते हैं, आपकी जगह पे करेंगे। तो ये क्या है? हम देख पाएंगे कि डिजिटली फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है। इवन बच्चों को बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फ्री में टैबलेट्स बांटी जा रही है, सो दैट वो डिजिटल जो हमारी इकोनॉमी है प्लस डिजिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ग्रोथ कर सके। तो यहाँ इन सभी सेक्टर में हम इक्विटेबल जो ग्रोथ है उसको इंडिया की तरफ से उभरते हुए देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो बात किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनर्जी के ट्रांजिशन की, कि कैसे एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो भी इंडिया में काफ़ी हो रहा है। और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर रहे हैं, यानी क्लाइमेट चेंज से आने वाली जो समस्याएं हैं उनके ऊपर इंडिया का स्टांस क्या है, और किस तरीके से इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल निभा रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर। बात करूँ अगर एनर्जी ट्रांजिशन की, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था एनर्जी को, एनर्जी के सेंट्रिक होना, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से 2023 जो है वो हमारा वर्ल्ड के अंदर आज तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर बन चुका है, सबसे ज़्यादा गर्म साल बन चुका है, जिसमें लगभग यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी के सभी 12 महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूर पहुंचा है। और इवन कई महीनों में तो ऐसा हुआ है कि अगर हम 1900 दशक में या फिर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में देखें तो 2 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चला गया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर ये क्लाइमेट से रिलेटेड बातें की गई, जिसमें इंडिया अपना रोल दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि देखिए, बेशक मेरे पास डेवलपमेंट चैलेंज आएंगे, विकास जब मैं एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है फिलहाल वो नए रूट ढूंढ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पोटेंशियल सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। हम सोलर ग्रिड को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी के घरों पर एक सॉल्यूशन लगाया गया है, कि कैसे जो दिल्ली का एग्जांपल देखा जाए तो नेशनल लेवल पे भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि कैसे जो रूफ टॉप पे सोलर है, कि यानी कि जो सब्सिडी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और अगर किसी के घर में 3 यूनिट की ज़रूरत है तो वो क्या कितना बना पाएंगे, 2 की ज़रूरत है तो 3 को बना पाएंगे और 1 को यहाँ पर सेव भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा एक रोल निभा रही है यहाँ पर एनर्जी के ट्रांजिशन के अंदर। तो इसी तरीके से इंडिया की जो प्रोग्रेस हो उसका जो मॉडल है कोलैबोरेटिव ग्लोबल एडवांसमेंट के अंदर वो नोटवर्दी है, उस पर ध्यान जाना चाहिए। और इसी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है
खास करके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक फेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए, कि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑथर का ये भी मानना है कि जो 2030 तक का हमारा डाटा है, हमारा एक एम है कि हम लोग क्या करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पर बन जाएंगे और जापान को पीछे छोड़ देंगे और वर्ल्ड की 4th यहाँ पर लार्जेस्ट इकोनॉमी के जो एक टाइटल है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो उसकी तरफ बिल्कुल हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। और हम देख पाएंगे कि आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर, खासकर जीएस पेपर 2 में भी, जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसीज़ की बात होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप कंट्री में, कि कैसे उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ के देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बात की जा रही है एक आर्टिकल के अंदर सी राजा मोहन के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाने माने यहाँ पर ऑथर हैं। बातें करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, कह रहे हैं स्टे काम बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ। देखिए आर्टिकल जो है ना वो बात कर रहा है कि कैसे जो ग्लोबल पावर है वो किस प्रकार से आज के टाइम पर शिफ्ट कर रही है चाइना से लेकर अलग अलग जगहों के ऊपर। खासकर ये एक रिसर्च के ऊपर इनका पूरा का पूरा डाटा है, और इंडिया के लिए क्या क्या यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि इंडिया किस दिशा में जो ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, चाइना से बाहर निकल रही है, उसको इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है, कह सकता है मेरे पास आ जाइए। अब ये सवाल मेंस के अंदर आना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ये आ सकता है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। पहले भी ऐसे सवाल आए हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, और हमेशा अपना जो पॉइंट है, देखिए आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है कि डाटा प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इंडिया को खुद को स्ट्रेंथ यहाँ पर कैसे देनी चाहिए, वो हम देखेंगे। पहले बातें करते हैं आर्टिकल हमें क्या क्या बता रहा है। कह रहा है कि इंडिया के चाइना जो है, चाइना के अंदर एक इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? देखिए यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक ऋचा शर्मा नाम से एक ऑथर है, रिसर्चर है, जिन्होंने अपनी खुद की एक रिसर्च लिखी है इकोनॉमिक टाइम्स में, और वो बताती है कि लगभग चाइना जो है वो 7% के लगभग यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है, स्लो डाउन आना है। जहाँ उसकी इकोनॉमी पूरे ग्लोब के अंदर 17% की होती थी, भूमिका निभाती थी पूरे वर्ल्ड में, अब उसकी इकोनॉमी जो है ग्रोथ रेट, और हम देख पाएंगे कि पूरी जीडीपी सिर्फ 10% पर आकर रुक गई है, यानी कि कम होती हुई दिखाई दे रही है कुछ सालों के अंदर। और खासकर आने वाला जो दशक है, 10 साल जो अब आने वाले हैं, तो इसमें ये और ज़्यादा डिक्लाइन पर दिखाई देगी। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसी चीज़ को इंडिया से, तो इंडिया यहाँ पर जितनी गति से चाइना घट रहा है उतनी गति से इंडिया बढ़ रहा है, यानी कि 7.6% से लगभग इंडिया जो है अपने जीडीपी को, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। इसीलिए दोनों में कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि इंडिया का इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डिक्लाइन एक्चुअली में चाइना का क्यों हो रहा है, और इतना डोमिनेंस जो है इकोनॉमी के ऊपर जो चाइना रखता था उसमें ऐसा क्यों देखने को मिला है। देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, जैसे कि रुचिर शर्मा खुद यहाँ पर है, और उनका मानना है कि जो डिक्रीज़ हो रहा है ना चाइना का शेयर का ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, वो डिक्लाइन हम देख सकते हैं बहुत सारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है और पॉलिसी चेंज की वजह से हो रहा है। तो डिक्लाइन जो हो रहा है इकोनॉमी का, उसके 2 रीजंस यहाँ पर मेन हम देख पाएंगे चाइना के अंदर क्या क्या चेंजेस है। देखिए सबसे पहले तो हम देख पाएंगे कि एक तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, यानी कि डेमोग्राफी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, जनगणना से रिलेटेड, यानी कि हम देख पाएंगे डेमोग्राफी जो होती है वो होती है पॉपुलेशन। तो जब डेमोग्राफी के अंडर ट्रांजिशन है, लेबर जो है वो चीप नहीं रही है अब, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है, कंपनीज है, वो भी ज़्यादा नहीं जाना चाहती हैं। दूसरा कारण है पॉलिसी रिफॉर्म्स का गवर्नमेंट की तरफ से, कि पॉलिसी के अंदर उन्होंने थोड़ा सा जो हार्शमेंट लाई है, तो उसकी वजह से चाइना के अंदर इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। फिर हम देखते हैं कि अभी और भी ज़्यादा रिडक्शन यहाँ पर चाइना में देखा जाएगा, क्योंकि नई नई जो इकनॉमीज़ है, जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मेक्सिको, ब्राज़ील, ये सभी की सभी साथ में बढ़ रही हैं, और ये बढ़ रही हैं तो ये कंपटीशन दे रही हैं चाइना को कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज बनाना चाहती है, वो चाइना के पास सिर्फ ना जाकर इंडोनेशिया में जा सकते हैं, इंडिया में जा सकते हैं, ब्राज़ील के अंदर जा सकते हैं, या फिर हम देखें तो
वियतनाम, मैक्सिको में भी एक अल्टरनेटिव अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि कैसे अमर्जिंग इकोनॉमिक स्पेस है। देखिए जैसे ही चाइना जो है उसकी डोमिनेंस कम होती जा रही है, उसी तरीके से अलग अलग नेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूएस जो है वो खुद इसमें आता है, जो अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, अवसर देख रहा है कि उसके शेयर को यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बढ़ाया जा सके। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है यूएस के अंदर। अगर कुछ पिछले सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाए, जो एक पोटेंशियल दिखा रहा है कि आगे भी पॉजिटिव पुश मिलेगा ग्लोबली। 2020 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो यूएस ने लगभग 1 ट्रिलियन जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर प्लस कर दिया है, जीडीपी के अंदर। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोथ को दिखाता है कि कैसे जो उसका ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके ऊपर ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम देखें तो इसके रेपोकशन क्या होंगे। रेपोकशन क्या होता है? रिजल्ट आना, कॉन्सिक्वेंसेज आना। तो रेपोकशन क्या होंगे? जो ये इकोनॉमिक शिफ्ट में दिखाई दे रहा है, तो चाइना की तरफ से देखिए जिस तरीके से अगर चाइना स्लो हो रहा है तो ये दिखा रहा है कि एक तो इकोनॉमिक गैप जो है इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। लगभग 15 हम देखेंगे ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन इंडिया जो है वो अभी 3.5 या 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी है। तो बहुत बड़ा हम देख पाएंगे, कम से कम 10 गुना ज़्यादा का यहाँ पर गैप है चाइना और इंडिया के अंदर। अगर चाइना यहाँ पर कम हो जाता है, चाइना का शेयर कम हो जाता है, तो इस तरीके से जो ये गैप हमें दिखाई दे रहा है 10 टाइम्स गैप है, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में। और इस सिनेरियो के अंदर हम देख पाएंगे कि जो इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस थे वो कम हो जाएंगे, साथ में बेनिफिट भी साथ में आएंगे। क्योंकि अगर चाइना जितने पावरफुल इंडिया हो जाता है तो सिंपल सी बात है, जो सिक्योरिटी के हमारे चैलेंजेस थे उनसे हम जूझने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इम्पोर्ट जो है या फिर हमारा जो डेफिशिएट होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर में, वो भी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और जो विकासित होने का या विकसित होने का, डेवलप्ड होने का हम लोगों ने एक सपना देखा हुआ है 2050 तक का, 2047 तक का, तो उस सपने को भी यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा देख रहे हैं कि वैसे तो इंडिया में ग्रोथ जो है वो चाइना से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम इतने ज़्यादा यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि चाइना के साथ अभी मुकाबला कर ले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो कम से कम 10 गुना यहाँ पर कम है, बल्कि 10 टाइम से भी ज़्यादा कम दिखाई देती है। खैर ये इतना बता के आर्टिकल जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। अब हमें इंडिया की तरफ से यहाँ पर समझना पड़ेगा। मान लीजिए सवाल इस आर्टिकल से आता है, जैसे कि पहले सवाल पूछा गया है, डिस्कस द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने जब वो जो ये डिसएडवांटेज हो रहा है यहाँ पर इकोनॉमी का, खास करके हम देख पाएंगे चाइना में, उसकी वजह से। सीधी सी बात है, हमारे लिए कोई चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे तभी पूछेगा ना कोई चीज़ जब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि स्पेस छोड़ा जा रहा है चाइना के डिमिनिशाइंग जो डोमिनेंस ग्लोबल मार्केट के अंदर उससे, और ये इंडिया अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकता है कि वो इन चैलेंजेस को यहाँ पर नेविगेट कर सके, साथ में जो अवसर दिखाई दे रहा है उसको भी सीज कर सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया क्यों एक अल्टरनेटिव बन सकता है, उसके भी तो कुछ कारण होने चाहिए ना। अल्टरनेटिव क्यों बन सकता है? क्योंकि एक तो इंडिया के पास हम देख पाएंगे बहुत ही बड़ा मार्केट का साइज़ है। तो देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सेकंड हम देख पाते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में वो हमारे पास है। इवन 2024 के अंदर ही हम लोग चाइना को ऑलरेडी सरपास कर चुके होंगे, उससे आगे हम बढ़ चुके होंगे, चाइना जो पहले नंबर पर आता है। तो वर्ल्ड का एक ऐसा देश जिसके अंदर पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा, 130 करोड़ से लगभग यहाँ पर लोग हैं, तो उस देश के अंदर जो कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि लोग जो कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को, यहाँ पर खरीदते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया के अंदर कंजप्शन की कैपेसिटीज़ क्योंकि ज़्यादा है, तो इसी वजह से इंडिया एक बहुत ही अच्छा मार्केट का साइज़ यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ के लिए जो चाइना से अल्टरनेटिव ढूंढ रही है उनके लिए प्रोवाइड करवा सकता है। तो बिल्कुल हमारे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। फिर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे लेबर फोर्स को। देखिए इंडिया एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो अभी फ़िलहाल बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, खास करके यूथफुल है। अभी जो हमारी परसेंटेज है, इंडिया एक यंग नेशन है, यंग लोगों का नेशन है। क्यों यंग लोगों का नेशन है? देखिए 3 कैटेगरीज में पॉपुलेशन को बांटा जाता है, यानी कि आपकी जो 0 से लेके 15 साल तक की पॉपुलेशन होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर
चिल्ड्रन या फिर प्री अडल्ट हम इसको बोल सकते हैं कि बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं कि 15 से लेकर यहाँ पर जो 59 ईयर्स का एज ग्रुप है उसको यहाँ पर अडल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि ये ऐसे इंसान है जो वर्किंग है, जो काम कर सकते हैं। और हम देख पाएंगे 59 और उससे अबोव को यहाँ पर रखा जाता है ओल्ड की कैटेगरी में, यानी कि जो पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन की प्लस जो दूसरी कैटेगरी है ओल्ड की, ये दोनों कैटेगरी कैसी है, जो अडल्ट के ऊपर निर्भर होती है। कमाने वाले कौन होते हैं, अडल्ट होते हैं। और इंडिया में 60% से ज़्यादा शेयर अभी क्या है कि अडल्ट लोगों का है, यानी कि कमाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, इस तरीके से वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर दे रहे हैं लेबर के लिए। तो क्योंकि चाइना के अंदर लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी का साइज़ बड़ा है। लेकिन इंडिया में अगर कंपनीज अल्टरनेटिव ढूंढती हैं तो यहाँ पर हमारी लेबर चीप है, सस्ती है। एज़ कम्पेयर टू चाइना 8 से 10 गुना कम सस्ती यहाँ पर मिल सकते हैं लेबर को। तो इसीलिए बहुत बड़ी एक भूमिका जो है वो यहाँ पर निभा रहा है। उसके अगर हम चले तो देखेंगे लोकेशन अपडेट रिलेशनशिप भी होता है। कैसे, देखिए लोकेशन से क्या मतलब है, इंडिया एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर इंडिया के पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के रूट है, यानी कि अगर ट्रेड इंडिया करना चाहता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, और वो कुछ ऐसा है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर भेजना चाहते हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल को, या फिर इंडिया के अंदर क्योंकि लेबर है और यहाँ पर जो यूनिट्स लगाई जाएंगे उसमें उनके लेबर का खर्चा कम आएगा, और वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करके बाहर भेजना चाहते हैं दूसरे दूसरे देशों के अंदर, तो भी हम देख पाएंगे कि इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है कि वो कहीं से भी, यहाँ से हम देख पाएंगे दोनों तरफ से, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो या ईस्टर्न घाट हो, ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं जिनके स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल, इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कपड़े को बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ट्रेड हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर तो इंडिया का हाथ वैसे भी कोई पकड़ ही नहीं सकता है, फार्मा के अंदर तो इंडिया वैसे ही बहुत डेवलप हो चुका है। उसके अलावा हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड, कैसे इंडिया ने इतना रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है, इतनी स्पीड से किया है कि जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ एक तो बढ़ रही है। दूसरा, इंडिया की आईटी टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंडिया को एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवा देती हैं चाइना के कंपैरिजन में। फिर हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंडिया का काफ़ी अच्छा है, यानी कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, 15 साल से लेके 59 ईयर्स ऑफ एज ये होता है इंडिया के अंदर वर्क फोर्स, और ये एक बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट है इंडिया के लिए भी और जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहते हैं। अब एक सवाल और आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन कैसे करे, इसको मजबूत कैसे बने। तो देखिए, अगर हमने आज तक उनको इंटरेक्ट करना है किसी भी कंपनीज़ को, तो उसके लिए कुछ बदलाव अभी भी लाने ज़रूरी है, क्योंकि आज तक अगर कंपनीज इतनी नहीं आई हैं तो कोई ना कोई कमी रही होगी, राइट। तो उन्हीं कमीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ में सुधार करो, पॉलिसीज़ में यहाँ पर रिफॉर्म लाओ। इंडिया के अंदर देखिए बहुत ही फोर्टिफाइड लीगल सिस्टम है, और इन्हीं वजह से जो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग है, यानी कि ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग क्या है, एक नया कंसेप्ट हमें समझ में आता है जो कि अब 3-4 सालों से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इससे पहले बिल्कुल भी इस पर काम नहीं था, जैसे कि लेबर के कानून क्या होंगे, लैंड अगर कोई आके ख़रीदना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है फॉरेन कंपनी या अपनी यूनिट लगाने के लिए, तो उसको उनको किस तरीके से वो मिल जाएगा, टैक्स कितना लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कहाँ कहाँ पे लागू होगा, बैंकरप्सी का जो रेजोल्यूशन होता है, कोई कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया उसका हो जाता है, तो उसको अगर रेजोल्यूट करना है, रिजोल्व करना है अपने इश्यूज़ को, तो वो क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कितनी मुश्किल होगी उसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने होंगे, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको इंडिया का ही कोई अदर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है वो चुरा तो नहीं सकता है, क्या उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा, क्या इनको पूरे पेटेंट दिए जाएंगे,
आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। खासकर हम देख पाएंगे कि बिजनेस फ्रेंडली यहाँ पर है या नहीं है इंडिया, और इंडिया को देखिए बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर आप बड़ी बड़ी फर्म्स को चाहते हैं कि इंडिया के अंदर आकर एम्प्लॉयमेंट दे, कारोबार दिलवाए, तो आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। नहीं तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इंडिया के अंदर आएगा और नुकसान खाकर इंडिया से जाना चाहेगा। उसका रिजल्ट हम 70 साल की आज़ादी के अंदर 75 रिपब्लिक डे हम मना चुके हैं, तो हम उसके अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन उसी टाइम पीरियड में जो चाइना सेम इंडिया की तरह भूखमरी से जूझ रहा था, उसने अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा बना लिया। तो हमें चाइना से बिल्कुल इसमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा हैवीली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि पोर्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे, रोड्स को यहाँ पर और मजबूत बनाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, कोई सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है वो आपको और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, ताकि जो सिस्टम है, एनर्जी है, डिजिटल हम देख पाएंगे, जो ब्रॉडबैंड का नेटवर्क होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि ईज ऑफ मूवमेंट हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की, सामान को भी यहाँ पर अच्छे से भेजा जा सके, और हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, प्लेटफॉर्म्स है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ से हम सर्विस प्रोवाइड करके, जो आउटसोर्सिंग होती है, एक आउटसोर्सिंग कंसेप्ट होता है कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर लेबर बहुत महंगी है, वहाँ से वो किसी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसी, ब्राज़ील जैसी इन कंट्रीज से सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो या अदर कोई सर्विस हो, और उस सर्विस क्योंकि यहाँ पर इंडिया में चीप बन रही है, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ से आउटसोर्सिंग मिल जा रहा है, और यहाँ पर इंडिया में लोगों को इससे काम मिल जा रहा है, कारोबार उनका हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है, बहुत ही हमें इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि गुड्स तो इंडिया साथ साथ प्रोवाइड करवा ही सके, उसके साथ साथ सर्विसेज में भी अपनी भूमिका निभा सके। इसके अलावा देखिए इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं उनके अंदर स्किल्स की कमी हो, तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर एजुकेशन के थ्रू फोकस करवा के स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर करवानी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो लोकल वर्क फोर्स है उनको तैयार रखना पड़ेगा कि आप लोगों को आते ही काम मिल जाएगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, स्किल सीखिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कुछ इनोवेशन पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट हमारा है, तो इसको प्रमोट करना होगा। स्टार्टअप जो होते हैं, कंपनियां जो बन रही हैं, टाई अप कर रही हैं, इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों को एक साथ टाई अप करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है कि इसमें कौन बड़ी भूमिका निभाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ी भूमिका जो होगी वो होगी यूनियन गवर्नमेंट की, जो इन सारी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करवाएगी, मदद प्रोवाइड करवाएगी, सब्सिडीज़ देगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे की जा सकती हैं। एट द एंड हम देखेंगे कि ट्रेड को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड जो है वो सिर्फ एक ही जगह से करते रहिए, ज़्यादातर ईस्ट से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं कंट्रीज से हमारा होता रहता है। तो इसी वजह से जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग जगह करना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और जो कुछ बचे हुए देश हैं जैसे कि आसियान कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन सकता है। फिर हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जो कि एक ह्यूज मार्केट है फिलहाल इंडिया के लिए, बन सकती है। तो इन सारी जगहों पे इंडिया को अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और डिपेंडेंट किसी एक सिंगल सेक्टर पे नहीं रहना चाहिए। एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है, टेक्सटाइल हो रहा है, तो ऐसे बढ़ा कर इंडिया को अपनी जो भूमिका है वो लगानी चाहिए। आई होप अगर अब इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इसको आराम से कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इकोनॉमी पेज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस का ये इकोनॉमी पेज का आर्टिकल है, जिसमें एशियन फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप हिट रशियन ऑयल कार्गो सेल स्ट्रॉन्ग। देखिए आर्टिकल बताया जा रहा है कि कैसे अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रेड सी के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलिए एक बार छोटा सा रिविज़न जो है वो मैं आपका करवा देती हूँ। क्या हो रहा है, हमें देखने को मिला कि इजराइल और गाज़ा का वॉर होता है। फिर हम देखते हैं कि इजराइल और गाज़ा के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर और भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर गाज़ा का जो है वो साथ दिया था ईरान ने, और ईरान ने ही इनको उकसाया था, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की और सऊदी अरेबिया की अच्छी अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एक संधि होने वाली थी, मित्रता होने वाली थी, जिसमें सऊदी अरेबिया यहाँ पर इजराइल को एज अ कंट्री, एज अ नेशन यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला था, और
और इज़राइल जो था वो यहाँ पर ट्रेड के संबंध बनाने वाला था सऊदी अरेबिया के साथ में। ये एक अच्छी डील थी इज़राइल के लिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो जो गाजा और हमास के ग्रुप की लड़ाई है वो रह जाती। जो उनको मानना है कि इज़राइल की ये जगह नहीं है, ये बिल्कुल भी उनका स्थान नहीं है, उनको चले जाना चाहिए, और जो फिलिस्तीनी लोग हैं या पैलेस्टाइन के पीपल हैं उनको यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये सपोर्ट करते हैं, ईरान उनका साथ देते हैं। और उसी बीच में ईरान का जो यहाँ पर हाइती ग्रुप है, देखिए एक हाइती ग्रुप है, वहाँ का रेबल ग्रुप भी इसको बोल सकते हैं। और ये एक ऐसा ग्रुप है कि इनको जो भी कंट्री ऐसी लगती है कि वो इज़राइल के साथ खड़ी है, उन्हीं को रेड सी के अंदर उन्हीं के जो शिप्स हैं, जो कार्गोज हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, ट्रेड को इधर से उधर फ्लो करवा पाते हैं, उनके ऊपर वो लोग अटैक करने लगे। तो ये अभी तक की पूरी हिस्ट्री थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये अटैक होता है तो यूएसए इसके लिए, क्योंकि यूएसए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यहाँ पर इज़राइल के साथ जो खड़ा हुआ है, तो यूएसए इसके खिलाफ में, हाउती ग्रुप के खिलाफ में एक ऑपरेशन लाता है जो कि था यहाँ पर गार्डियन। हम देखते हैं कि गार्डियन जो प्रॉस्पेरिटी के नाम से यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। और उस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर 8 से 10 कंट्रीज़ यूएसए के साथ और आती हैं, जिनमें से 2 बाद में चली जाती है। और फिलहाल 9 कंट्रीज ऐसी हैं जो यहाँ पर अमेरिका के साथ में है और वो इन हाउती ग्रुप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अपनी शिप जो है रेड सी के अंदर उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। अब इतना सब समझने के बाद हम आते हैं कि अब क्या बातें हो रही है। देखिए अभी जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हमें दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रप्शंस हो रहा है, खासकर यूरोप के जो प्रोडक्ट हैं जो आ रहे हैं सुएज कैनाल के तहत, जिनको आना होता था एशिया के अंदर, और उनमें भी सबसे जो ज़रूरी था वो क्या था, क्रूड ऑयल, कच्चा जो तेल होता था जो इंडिया में आता था, चाइना में आता था, वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया, क्योंकि अब वो पहुंच नहीं पा रहा है, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है। और उसको क्योंकि सुएज कैनल से ना होते हुए यहाँ पर या तो अफ्रीका को पूरा पार करके आना पड़ रहा है, या फिर हम देख पाएंगे कि पैसिफिक से होते हुए उनको लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है, जिसका उनका जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो बढ़ जा रहा है। और इन्हीं खर्चों के कारण से हम ये देख पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं, फ्यूल के रेट और जो हम ऑयल के रेट देख पाएंगे, खासकर ATF होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है, यानी कि जो हम जहाज जो होते हैं, एयरप्लेन जो होते हैं, उनमें डाला जाता है, उनके इंजन्स में डाला जाता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्ट दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर है IMF के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों ही तरीके से प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जाएगा ही जाएगा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस आर्टिकल रखता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले GS पेपर 3 में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, खास करके ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर GS पेपर 3 में जो इकोनॉमी का पोर्शन होता है, ग्रोथ का पोर्शन यहाँ पर है, GDP है, तो उन सारी चीज़ों पे भी हम मनी एंड बैंकिंग में इसको समझ सकते हैं। तो क्या आर्टिकल बात कर रहा है, चलिए जरा सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आर्टिकल में बात हो रही है कि कैसे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ पर IMF है, उसने बताया है कि इंडिया का जो फंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया की जो GDP है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और वो अब आने वाले 2024 साल के अंदर भी यहाँ पर 6.7% की रेट के साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर अगेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने वाला है। और ये एस्टिमेट अभी प्रिडिक्शन लगाए गए हैं, अभी क्या लिखाया गया है, पूर्वा निर्धारण हुआ है, यानी कि एक तरीके से भविष्यवाणी की गई है IMF के द्वारा, क्योंकि 2024 का पूरा डाटा तो अभी आया नहीं है, साल तो जस्ट शुरू हुआ है। और ये जो प्रोडिक्शन है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हमारा इंडिया का है और उसके अलावा RBI है, इन दोनों की जो प्रोडिक्शन है वो 7.3 से लेकर 7.6% की है। हालांकि IMF ने 6.7% की लगाई है, थोड़ी कम है, लेकिन इस डाटा के साथ में भी स्टिल जो इंडिया की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसको रिवाइज कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, IMF ने जो पहले प्रोडिक्शन दी थी फरवरी के अंदर, जनवरी के अंदर, वो 6.3% यहाँ पर रखी गई थी 2024 के लिए, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 6.7 कर दिया गया है कि ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। और इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि अगर
यहाँ पर हम बात करें कि फ्यूचर के प्लान क्या है और मीडियम टर्म ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है, तो आईएमएफ ने ये भी बताया है कि जो यहाँ पर मीडियम टर्म जीडीपी की ग्रोथ होने वाली है, जो उसका पोटेंशियल है, वो भी यहाँ पर एवरेज 6.5% से बढ़ेगा। और पॉजिटिव लेबर हमें मार्केट आउटकम्स दिखाई देंगे, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी और फिजिकल एडजस्टमेंट भी यहाँ पर अच्छे से हो जाएंगे। फ्यूचर के भी कुछ पोजीशन है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मानी जा रही है कि 2027-28 तक, हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक का टारगेट है इंडिया को यहाँ पर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया 3rd नंबर पे यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन आईएमएफ का मानना है कि इंडिया 2027-28 तक ही इस जो टारगेट है उसको पालेगा, प्राप्त कर लेगा। तो हम ये देख पाएंगे कि कैसे कुछ सालों के अंदर हम अपनी इकोनॉमी में लगभग $1.3 ट्रिलियन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसी वजह से आईएमएफ का जो अपवर्ड रिवीजन दिखाई देता है वो एक पॉजिटिव रिवीजन है यहाँ पर, जो कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को दिखा रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, इम्प्रूव लेबर मार्केट आउटकम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं चीज़ों में इतना जियोपॉलिटिकल रिस्क है, स्टिल हमारी जो इकोनॉमी है वो उससे इम्पैक्ट नहीं हो रही है। अब प्रीलिम्स के हिसाब से जरा आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो देखते हैं, एस्टैब्लिश आईएमएफ की हुई थी 1944 के अंदर होता है ये, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में। और पर्पस इसका क्या था एस्टैब्लिश करने का, कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था के पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो हम उसको देख पाएंगे वैश्विक लेवल के ऊपर, कि यहाँ पर उनके ऊपर एक तो मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर नज़र रखना है और एक स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, स्थिरता होनी चाहिए। यहाँ पर स्थिरता नहीं रहेगी तो क्या होता है, कभी कोई कंट्री यहाँ पर अस्थिर पोजीशन में है, वहाँ के लोगों को उससे झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मेंबर्स की बात करें तो आईएमएफ के अंदर, यानी कि अगर मेंबर तो है 190 मेंबर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। यूएन का ये एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस का, जहाँ पर भी आपको मेंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस के उससे वो बना है। फंक्शंस क्या क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। कोई भी अगर जैसे श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया था, तो अब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस था तो उनको लोन कौन देगा, उनको लोन उनको बचाने के लिए यहाँ पर आईएमएफ देता है कि फाइनेंशियली हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमें इससे लगाइए, उसके बाद इससे कमाइए और हमारा जो आपने कर्ज लिया उसको वापस दे दीजिएगा। उसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है, जैसे इंडिया में फ़िलहाल क्या चल रहा है, राइट, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है, मॉनिटर करता है और उसी के हिसाब से एडवाइस करता है जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है कि आप लोगों को आगे जाकर यहाँ पर क्या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या क्या आपका पोटेंशियल है और क्या क्या पॉलिसी बनाए। देखिए आईएमएफ जो है उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर एक्सपर्ट बैठेंगे, राइट। तो जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, अर्थव्यवस्था के यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, तो उन विशेषज्ञों को ये ज़्यादा अच्छे से पता है कि किसी भी चीज़ का पोटेंशियल कितना है, किसी भी कंट्री के अंदर उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है और उस ग्रोथ को कैसे यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। तो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह भी यहाँ पर ये काम करता है। फिर ध्यान रखता है, सर्वेलियंस रखता है सभी की सभी मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर। और इसके अलावा हम देख पाएंगे जो सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी रिपोर्ट्स क्या होती है। देखिए ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ की तरफ से है या वर्ल्ड बैंक की तरफ से, किसकी तरफ से। इससे अच्छा है आप इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को याद ही कर लीजिए ताकि प्रीलिम्स के अंदर आपका ये सवाल गलत होने की संभावना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो 100% अगर आईएमएफ की रिपोर्ट से कोई यहाँ पर सवाल आता है तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। हम देख पाएंगे 4 रिपोर्ट मेनली यहाँ पर निकाली जाती है। पहली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की। देखिए जब इसको सोचते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती हो, लेकिन यहीं पे आपको याद रखना है कि 2 रिपोर्ट है। एक तो है रीजनल इकोनॉमिक, यानी कि रीजन के हिसाब से देखना कि एशिया में क्या हो रहा है, एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। रीजन के हिसाब से जो जैसे कि एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट, सब सहारान अफ्रीका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये सारे के सारे जो रीजन्स है, सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्र्स को यहाँ पर डिवाइड करके उनका जो इकोनॉमी है उनको देखा जाता है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को इसमें कोई बांटा नहीं जाता, पूरे के पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का क्या हालचाल है उसको यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा इसकी 3rd जो रिपोर्ट होती है वो होती है फिस्कल मॉनिटर की, यानी कि हर साल फिस्कल क्या होता है, जो फिस्कल ईयर होता है हर साल ये निकलती है और उसी के अंदर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, मॉनिटरिंग कितनी हो रही है। और एट द एंड हम देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पर वर्ल्ड
वर्ल्ड की इकोनॉमी को हमने देख लिया क्या चल रहा है, रीजनल इकोनॉमीज़ को हमने देख लिया, फिजिकल हमने देख लिया, पूरे साल में मॉनिटरिंग क्या किया, और लास्ट में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अगर आपके पास इतना सारा डाटा हो गया है तो आप ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ऑलरेडी क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ईजी रहेगा स्टोरी की तरह याद करना कि पहले यहाँ पर क्या क्या हमारे पास डाटा होगा और लास्ट में कौन सी रिपोर्ट आएगी। अब ताकि हमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसकी भी याद यहाँ पर रिपोर्ट रह जाए, तो उसको भी हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट होती है वो होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, वो एक रिपोर्ट यहाँ पर छापी जाती है। फिर हम देखते हैं हर महीने यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को छापा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और उसके अलावा डूइंग बिजनेस नाम की एक रिपोर्ट आती है। तो हमेशा क्या किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक लिख दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट का नाम लिखा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ऐसा अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन यहाँ पर है द हिंदू न्यूज़पेपर से, और द इंडियन एक्सप्रेस को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन पार्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक पहुँचने तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला आर्टिकल क्या बातें कर रहा है। आर्टिकल बातें कर रहा है कि कैसे श्रीलंका का जो है उसको यहाँ पर उसकी इकोनॉमिक रिकवरी की गई है। यहाँ पर जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, और कौन है वो, हम देखते हैं वो है रनिल विक्रमसिंघे। देखिए रनिल विक्रमसिंघे जब यहाँ पर एज अ लीडर बनते हैं श्रीलंका के, तो वो बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, और वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ पर श्रीलंका के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा हम देख पाएंगे कि उनका असर दिखाई देता है श्रीलंका के ऊपर। स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ क्या क्या थे, 2 साल पहले हम देख पाते हैं 2022 के अंदर इतनी हालत ख़राब हो गई थी श्रीलंका में कि खाने तक के लाले हो गए थे। लोग जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में जाकर वहाँ पर फ़ोटो खींच रहे थे, सोशल मीडिया पर आपने भी ऐसा कुछ देखा होगा। तो वहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाई जा रही थी, भाग गए थे वहाँ के जो लीडर थे वो कंट्री छोड़ के चले गए थे। और इन सारी स्थितिज़ में जहाँ पर ऑयल ख़त्म हो चुका था, जहाँ पर बिजली नहीं हो रही थी, जहाँ पर पूरा फूड नहीं मिल रहा था, उन सभी स्थितियों में जब एक लीडर वहाँ से निकल जाता है तो उस देश का क्या हाल होगा उस समय पे आप लोग सोच सकते हैं। तब यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होता है, और उस समय पे मिस्टर विक्रमसिंघे जो है उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, और वो श्रीलंका को फिर से स्टेबलाइज करते हैं। उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि जो महंगाई का दर था वो इतना बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया। अब इकोनॉमी जो समझता है उसको पता होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट के रेट बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो ख़रीदारी करना कम कर देते हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उनको इंटरेस्ट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा उनके लोन के ऊपर। तो इसी वजह से कम लोग यहाँ पर लोन लेते हैं, इसी वजह से धीरे धीरे जो महंगाई है वो काबू में आ जाती है, डिक्लाइन होने लग जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मदद उनको काफ़ी मिली, इंडिया की तरफ से भी मदद प्रोवाइड की गई। प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने, स्टेट जो एंटरप्राइजेस थे उनको प्राइवेट कर दिया। सब्सिडीज़ लाई, खासकर फ्यूल से रिलेटेड, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ईंधन से रिलेटेड सब्सिडी दी। और हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सभी के सभी जो बैंक थे इन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया श्रीलंका को स्टेबलाइज करने के अंदर, स्थिर बनाने के अंदर। फिर एविडेंस की बात करें तो कैसे 18 महीने के अंदर श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का जो दर था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि लगभग यहाँ पर 1.5 साल ही हुआ है विक्रमसिंघे को आए हुए, और उन्होंने काफ़ी उसको स्टेबलाइज कर लिया है। इससे हम देखेंगे कि कैसे जो फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी का प्रेशर था वो भी धीरे धीरे थोड़ा आसान हो गया है। और इसके अलावा भी हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ पोटेंशियल रिस्क जो है अभी भी दिखाई दे रहे हैं, कैसे जो पॉजिटिव प्रोग्रेस है वो यहाँ पर श्रीलंका का इकोनॉमिक आउटलुक को अभी भी थोड़ा सा रिस्क में दिखाती है कि नेशंस वनरेबल है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के लिए। खासकर पूरा का पूरा श्रीलंका जो है वो कर्ज में अभी भी दबा हुआ है, यहाँ पर अमेरिका और चाइना दोनों ही देशों के नीचे। तो यूएस एंड चाइना जो है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। खासकर जो डेब्ट को स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है वो भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क दिखाई देता है कि कैसे जो प्राइवेट बॉन्ड होल्डर हैं वो यहाँ पर मॉनेटरी लॉसेस हो सकता है। अगर कर्ज को कम करवा भी दिया जाएगा तो जो प्राइवेट है उनके पैसे यहाँ पर चले जाएंगे। खैर ये सब समझने के बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ऊपर इसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं। इंडिया के लिए दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि स्थिति अब यहाँ पर अच्छी है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की अगर साइड में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक तो इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़
कंट्रीज़ में यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखाई देता है, क्योंकि श्रीलंका अगर स्टेबलाइज होगा तो इससे उसकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी जो इंडियन बिजनेस के लिए भी ओपन कर देंगी, खासकर टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में, टूरिज़्म में। और पूरी श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो इसी वजह से यहाँ पर बंद हो गई थी, या फिर हम बोलेंगे इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि टूरिज़्म बंद हो गया था कोविड आने की वजह से। तो इंडिया की तरफ से टूरिज़्म जाएगा या फिर श्रीलंका की तरफ से भी लोग आएंगे, तो दोनों ही नेशंस के लिए अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर हम देख पाएंगे कैसे जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो हम देखेंगे कि जैसे श्रीलंका जो है उसमें मदद उसको मिल रही है, इन्वेस्टमेंट मिल रही है, खासकर चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज से। तो ये हमें दिखाती है कि कैसे ये जो यूएसए और चाइना है दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जो यहाँ पर इंडो पैसिफिक, जो इंडियन ओशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना चाहते हैं। खास करके जो छोटे छोटे, जैसे चाइना में अभी आप देख पाएंगे मालदीव्स के अंदर भी जो कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, फिर हम देख पाएंगे बांग्लादेश के अंदर। तो हर कंट्री के ऊपर वो अपना एक तरीके से अधिकार जमाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। और इसी वजह से इंडिया को इन सारी चीज़ों में यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन अपने इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। खासकर श्रीलंका के साथ में उनको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। और अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नेबर हो जाता है तो वो इंडिया की रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, प्रोग्रेस के अंदर, तीनों में ही यहाँ पर बेनिफिशियल साबित बिल्कुल होगा। एट द हम देख पाएंगे यहाँ पर कि इन्फ्लुएंस क्या होने वाला है सार्क के ऊपर। तो सार्क हमें पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें जो यहाँ पर श्रीलंका है वो एक मेंबर कंट्री है। और श्रीलंका की अगर इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो वो पूरी की पूरी जो सार्क की इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देगा। जिसमें जो ये पूरा सार्क का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल अगर कहीं पे स्टैंड करना चाहती है डायरेक्टली, तो वो यहाँ पर और ज़्यादा स्टैंड कर भी पाएगी और इनडायरेक्टली इंडिया को ये बेनिफिट करेगा। पोटेंशियल रिस्क की हम बात कर सकते हैं कि हाँ अभी काफ़ी बेनिफिट भी होंगे, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। जैसे चाइना जो है वो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहा है। और हमें पता है कि कैसे इंडिया के पास यहाँ पर हम्बान टोटा का हम देख पाते हैं कि एयरपोर्ट है, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक सी रूट है जिसके ऊपर चाइना लगातार अपना जो डिफेंस की सबमरीन है उसको खड़ा तक रखने लगा है। पोर्ट जो है यहाँ पर श्रीलंका का, और वो लीज़ पे उसने ले लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज दिया कि कर्जे को वो नहीं उतार पाते हैं। तो वो लीज़ है 99 ईयर्स के लिए, 99 सालों के लिए वो चाइना के पास चला गया। तो चाइना उसको अपनी मर्जी से यूज़ करता है। तो इसी तरीके से जो स्ट्रेटजिक सेक्टर है ना, उनके अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कॉशियस बना देता है, इंडिया को कहीं ना कहीं चिंता दे देता है कि कैसे उसके जो सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी को लेकर जो खतरा है चाइना की तरफ से, उससे इंडिया अपनी पोजीशनिंग को ठीक रख पाए। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हमारा जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशंस में खासकर। हालांकि आर्टिकल जो है वो सिर्फ बात कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बारे ईरान के बारे में, कि उनके रिश्ते जो हैं वो किस तरीके से ठीक होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें मेंस लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें इंडिया की साइड को फिर से ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया का क्या इस पर इफेक्ट होने वाला है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। सबसे पहले हमें पता है पाकिस्तान के और ईरान के बीच में बहुत सारी टेंशन्स हो रही थी, और ये टेंशन्स अब थोड़ी कम हुई है। देखिए क्या हुआ था कि एकदम से ये सडन एस्केलेशन हो गया था टेंशन्स का, और वो हो रहा था बॉर्डर के ऊपर रहने वाले कम्युनिटीज़ की वजह से। एक जैश अल कायदा नाम की यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जो बार बार जो बॉर्डर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर ईरान का बॉर्डर, यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर, और जो कम्युनिटी रहती है ये कम्युनिटी को भड़का रहे थे। और ये कम्युनिटी की वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे थे दोनों ही जगहों पे पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक कर रहा था ईरान के अंदर, जिसमें वहाँ के लोगों की डेथ हो रही थी, और फिर ईरान जो है उसको स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर। तो ये सब हम देख पाते हैं। खासकर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो टारगेटेड ग्रुप है, जो कि मिलिटेंट ग्रुप है जैश अल कदल, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था, और ईरान इसी ग्रुप को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने इसने रिटेलिएट किया। देखिए पाकिस्तान कहता है कि ऐसे कैसे आप हमारे लोगों को हमारे ही एरिया में आकर मान सकते हो। तो इसी वजह से जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, मुझे यही आपको समझाना है कि जो हम एक ये बॉर्डर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान प्रोविंस है, और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है। तो दोनों ही जगहों पर हम इसको देख पाते हैं, और इसी वजह से यहाँ की जो कॉमन है वो भी हम कॉमन कम्युनिटी को ही देख पाते हैं, जो कि लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं, बॉर्डर्स को यहाँ पर हटाना चाहते हैं।
लेकिन दोनों ही कंट्री बॉर्डर्स को छोड़ने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है। तो इसी वजह से दोनों ही कंट्री में प्रॉब्लम होती रहती है। फिर एस्केलेशन कब हुआ, इतनी तेज़ी से ये बढ़ा कब, तो सडनली एकदम से क्या होता है कि टेंशन्स जो थी वो बढ़ जाती हैं। खासकर दो कारणों की वजह से ये देखा जाता है। पहला जो कारण था वो बालूच प्रोविंस जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर, क्योंकि ईरान उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखना चाहता है, कह रहा है कि ये तो मेरे जोग्राफी के अंदर है, मेरे फैक्टर है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बहुत लंबा बॉर्डर दोनों प्रोविंसेस एक साथ यहाँ पर शेयर करती हैं। एक तरफ हम देख पाएंगे सुन्नी मुसलमान हैं और दूसरी तरफ हम देख पाएंगे शिया की मेजोरिटी है खासकर। तो इन दोनों शिया और सुन्नी के बीच में जो लड़ाई है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि अब कम कैसे हुआ ये। अब हमें देख रहे हैं 1 महीने से यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह हो गई थी, अब ये डी एस्केलेट कैसे हुआ है। डी एस्केलेट हो गया है क्योंकि देखिए इनिशियल एक्सेलेशन होने के बाद में फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट यहाँ पर लगाए गए कि जल्दी से ये जो प्रॉब्लम हो रही है, कभी यहाँ से हमला हो रहा है कभी वहाँ से हमला हो रहा है, इसको कम करना चाहिए। और दोनों ही कंट्रीज़ ने आकर पब्लिक स्टेटमेंट दी, दोनों ने ही डिप्लोमेटिक टाइज जो है उनकी वैल्यू को यहाँ पर दिखाया, मूल्यों को दिखाया कि अब जो सर्कमस्टेंसेस है वो वैसे ही बहुत ख़राब है, तो क्यों ना हम लोग इसका सुधार कर लें। फिर हमने सुधार होते हुए भी देखा। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखिए अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो हम देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल रिलेशनशिप रखता है दोनों ही कंट्री से। ईरान से भी बात करें, पाकिस्तान से भी बात करें। पाकिस्तान के साथ तो हम लोग वैसे ही बहुत अवगत हैं कि हमारा हिस्टोरिकल कितने डिस्प्यूट रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, और भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनको यहाँ पर हमारे लिए टाइम टू टाइम पैदा करता रहता है। तो उससे तो हम भली भांति अवगत हैं। अदर हैंड अगर हम बात करें ईरान के साथ, तो हम ईरान से देखते हैं कि हमने, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसी तरीके से हमारे ईरान के साथ जो संबंध रहे हैं अभी तक कि वो थोड़े से पोलाइट है, थोड़े से कॉर्डियल है। उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान हमें बहुत सारा ट्रेड करने नहीं देता है, अब पाकिस्तान से होकर नहीं जाए तो हम जो हमारा बिल्कुल हम देख पाएंगे जो मिडिल एशिया है उसके अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं, फिर कैसे जाएं। ऊपर से चाइना यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इन कारणों की वजह से इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है ईरान के चाबहार पोर्ट के ऊपर, तो वो कनेक्टिविटी के लिए भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाएंगे, टाइटर अलायंस कर लेंगे, नहीं हम तो दोस्त बन जाएंगे, तो इंडिया जो बैलेंस बनाना चाहता है दोनों नेशंस के साथ उसके ऊपर प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि अगर वो ठीक ठाक बस अपने संबंधों को रखती हैं तो उससे इंडिया का जो रिश्ते हैं उन पर कोई ख़राब असर नहीं देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक्सेस करने के लिए इंडिया को, फिर मैंने बताया कि ईरान के चाबहार पोर्ट के ऊपर ही खासकर निर्भर रहना पड़ता है। जो कि कार्गो होती है हमारी, उसको बाईपास पाकिस्तान से तो होने नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि उसको पाकिस्तान को हटाने के लिए, बाईपास करने के लिए हम देखते हैं ईरान से होकर इंडिया अपने कार्गोज़ को, अपना जो सामान है, ट्रेड है, उसको अफ़गानिस्तान के थ्रू फिर सेंट्रल एशिया में या मिडल एशिया के अंदर जाकर करता है। और अगर ईरान पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो जाता है या पाकिस्तान की तरफ थोड़ा चला जाता है, तो हम देखते हैं कि ये जो करंट अग्रीमेंट है हमारा चाबहार पोर्ट के ऊपर, उसमें भी इफेक्ट दिखाई देगा। इंडिया का ट्रेड में इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो ईरान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो तेल की नीड्स है वो काफ़ी सप्लाई यहाँ से किया जाता है, काफ़ी ज़रूरतें इंडिया की पूर्ति की जाती है यहाँ से। और इसी में अगर एक रीअलाइनमेंट हो जाता है ईरान का पाकिस्तान के साथ में, तो जो इन्फ्लुएंस है वो ईरान के जो तेल एक्सपोर्ट होता है उसकी पॉलिसीज़ जो है उसके ऊपर भी दिखाई देगा, और वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल यहाँ पर साबित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगातार हमें ये समझ में आता है कि पाकिस्तान जो है वो, जो चाइना एक प्रोजेक्ट चला रहा है यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और इसमें भी खासकर जो सिपिक है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी प्रोजेक्ट के हमने यहाँ पर काउंटर में एक नया प्रोजेक्ट बनाया था जिसको हम बोलते थे यूरोपियन इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, यानी कि जिसमें हम ईरान से होते हुए सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल और इजराइल से निकलते हुए डायरेक्ट मेडिटेरियन सी के अंदर एंटर कर जाते थे, और जिसके थ्रू हम यूरोप में कहीं पर भी ट्रेड कर पा रहे थे। तो ये जो एक रास्ता बनाया था इंडिया ने, ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पर ज़मीनी हम सतह पर देख पाएंगे कि चाइना जो रास्ता बना रहा है सेंट्रल एशिया
रशिया के साथ होते हुए यूरोप तक पहुंचने का उसका काउंटर था, चाइना का एक जवाब था हमारी तरफ से कि हम भी अपना जो पावर है, हमारा भी बैलेंस है, वो यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इससे कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है ईरान के साथ, अगर ईरान चाहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर जो कि चाइना बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि आप लोग चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर ईरान इसको ज्वाइन कर लेता है तो सीधी सी बात है कि जो हमने 2023 के अंदर अभी G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर जो ये अभी मैंने आपको रूट बना के दिखाया, उस रूट को सिर्फ प्रपोज किया गया है, अभी तक ज्वाइनिंग इसकी ऑफिशियल तौर पर हुई नहीं है, तो इंडिया के लिए वो काफ़ी डिसएडवांटेज साबित होगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है कि दोनों अगर कंट्रीज़ एक साथ क्लोज़र आ जाती हैं तो इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो बढ़ सकते हैं। खास करके पाकिस्तान हमेशा जो मुद्दा बनाता है कश्मीर के ऊपर, वो इससे बढ़ जाएगा, और ईरान जिसको हम एज अ दोस्त देखते थे वो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टारगेट नहीं कर पाएगा या फिर एक लुक देगा अलग तरीके से, तो वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हम देख पाएंगे कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं जो कि द हिंदू की तरफ से लास्ट आर्टिकल हमारा है, जो कि बात कर रहा है साइंस से एस्ट्रोनॉमर स्पॉट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैक होल में भी नहीं आता और मार्स के अंदर भी नहीं आता है। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, एक अभी ऑब्जर्वेशन बनाई गई है जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल टीम ली गई थी एस्ट्रोनॉमर्स की, और वो सब साथ में आकर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की है जो कि एक स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि होने वाला है NGC 1851। ये एक ऐसे नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि एक ब्लैक इश हमें दिखाई दे रहा है, और ना तो वो कोई ब्लैक होल है या फिर वो ना ही कोई अदर मास है, यानी कि उसके अगर मास गैप को हम समझते हैं तो नहीं समझ में आता है कि वो ना तो कोई न्यूट्रॉन स्टार है ना ही कोई ब्लैक होल है, उनके बीच का कुछ है, लेकिन क्या है वो अभी तक समझ में आया नहीं है। तो इसी वजह से डार्क कंपेनियन डिस्कवरी इसको बोला जा रहा है, जो कि हैवीएस्ट पॉसिबल न्यूट्रॉन स्टार्स और लाइटेस्ट ब्लैक होल के बीच में पाया गया है। अब ये क्या डार्क कंपेनियन है अभी तक इसको समझा नहीं गया है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको समझने के लिए ये बात हो रही है। और जो आइंस्टाइन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि कैसे वो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक वैल्यूएबल यहाँ पर साबित हो सकती है। कैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर ब्लैक होल को समझने की बातें की गई हैं। अब इसके ऊपर क्या आगे रहेगा इस पे वो हम समझेंगे कि ये क्या है। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए जाननी बहुत ज़रूरी थी। चलिए अब हम समझते हैं इशू विद ईवी। देखिए, ये हम इंडियन एक्सप्रेस पे फिर से पहुंच गए हैं और एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर पहुंच गए हैं, जहां पर बातें की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं और हाइब्रिड कैसे एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर मैं बात करूँ ईवीज़ की, तो यहाँ पर आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ख़ासकर जो पेट्रोल के व्हीकल्स, दोनों ही पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स के अंदर हम देख पाएंगे कि अगर इनको हाइब्रिड यहाँ पर देखा जाए, जो हाइब्रिड क्या होते हैं जिसके अंदर अगर आप चाहें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बन जाए और अगर आप चाहें तो उसमें पेट्रोल या डीजल भी लगवा सकें, तो हाइब्रिड होता है दोनों तरीके का। तो जो हाइब्रिड व्हीकल है वो यहाँ पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि अब इसका भूमिका क्यों है, देखिए 3 तरीके से चीज़ों को माना गया। आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इसीलिए छोड़ रहा है, जब हम कंपेयर करते हैं स्वीडन जैसी कंट्रीज़ को या फिर हम कंपेयर करते हैं इंडिया को स्वीडन के साथ में, तो हम देख पाएंगे कि स्वीडन में लगभग 96% जो बिजली बनाई जाती है वो बनती है रिन्यूएबल से, यानी कि जिनको वापस से बनाया जा सकता है, राइट। जिनको जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट हम देख पाएंगे, पानी से बिजली बनाना, जो कि कार्बन का एमिशन जिसमें ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो हम देख पाएंगे कि इंडिया में अगेन 95 से 96% जो हम लाइट बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कोयल बेस्ड से, यानी कि कोयला उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब फ्यूल पोस्ट कोई भी ईंधन बेस्ड चीज़ आप जलाते हैं तो उसके अंदर बहुत सालों से, हज़ारों सालों से कार्बन जो है वो ट्रैप होती है, उसके अंदर फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि ज़मीन के अंदर जब ये गई तो कार्बन उस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाई।
अब इस कार्बन को आप जला देंगे, जलाएंगे तो ये कार्बन ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाएगी। तो ये कारण, अब हम इसमें अगर कंपेयर करके पूरा डाटा देखें तो ये भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक साल के अंदर लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें किलोमीटर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 158 ग्राम यहाँ पर इसको एमिशन का हो जाता है उनके हिसाब से, व्हील टू व्हील या फिर हम देखते हैं कार्बन का पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 158 ग्राम। और उसी तरीके से अगर हम पेट्रोल और डीजल के व्हीकल की बात करें तो वो लगभग 176 ग्राम से लेकर पर किलोमीटर 201 ग्राम तक की कार्बन को यहाँ पर छोड़ते हैं। लेकिन हाइब्रिड जो है वो 16% कम यहाँ पर पोल्यूशन करता है, क्योंकि कितना कर रहा है वो हम देख पाएंगे कि सिर्फ 133 ग्राम ही यहाँ पर निकाल रहा है पर केजी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि 155 था यहाँ पर, और दूसरा हम देख पाएंगे हाइब्रिड जो कि 176 था, पेट्रोल वाला जो 176 था। तो हाइब्रिड जो है वो इन सबसे कम है। तो इसी वजह से हाइब्रिड गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। फिर इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ें बना देना, राइट, किसी को चलाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि चाइना में चार्जिंग करने के लिए हम देख पाएंगे चाइना के अंदर यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी जो चेन है वो हम देख पाएंगे कि 90% यहाँ पर पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो लगे हुए हैं चाइना के अंदर। हर जगह पे आप जाके फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हो, स्लो चार्जर्स भी है, 55% वर्ल्ड के स्लो चार्जर भी दिखाई देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर केवल और केवल 2000 यहाँ पे इलेक्ट्रिक पेट्रोल या इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक पेट्रोल बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक पंप जो होते हैं, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे होते हैं, देखिए 2 तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कुछ होते हैं 2 व्हीलर, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर है उनके लिए चार्जर अलग चाहिए और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग चाहिए, राइट। जो व्हीकल होते हैं 4 व्हीलर या फिर जो गाड़ी कार में आते हैं उनके लिए चार्जर अलग चाहिए होता है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर अभी तक इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल होने वाला है। कह रही है टेस्ट ट्यूब राइनोस वाई रिबिल्डिंग डूम्ड स्पीशीज इज ए डेस्परेट रेस अगेंस्ट टाइम। देखिए क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो आप इन राइनोस को देखिए, और ये जो राइनोसोर्स को आप देख पा रहे हैं, ये 2 राइनोसोर्स हैं जो कि दोनों फीमेल हैं। एक का नाम है नाजिल, दूसरी का नाम है फिट्रू। दोनों के दोनों यहाँ पर केन्या के अंदर रहती है। केन्या जो कि एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ और बताऊं तो साउथ अफ्रीका में टोटल 57 कंट्रीज़ हैं, और इसी वजह से उनकी जो जैसे कि यूरोपियन यूनियन होता है, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी है, और अफ्रीकन यूनियन में भी हम 57 कंट्रीज़ को देख पाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड के सिर्फ 2 ही औरतें बची हुई हैं राइनो के अंदर, और इनकी एज की बात करूं तो मैं बता दूं कि ये अभी 25 से 26 साल की दोनों हो चुकी हैं, और ये केवल 40 साल की उम्र तक जिंदा रहेंगी। अब और कुछ बातें करते हैं। ये सारा सब हमें समझ में आ गया है। ये सब समझने के बाद में अब आप कहेंगे मैम ये 2 ही जिंदा है, तो इसका मतलब इनकी डेथ के बाद अब क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इनको जाना जाता है नॉर्दर्न वाइट राइनोसोर्स के नाम से, और जो इनकी दूसरी स्पीशीज है जिनको सदर्न वाइट राइनोसोर्स के नाम से जाना जाता है, वो पहले एक बार ऐसा ही हुआ था कि 20 कई बार रह गए थे, लेकिन फिर उनके ऊपर जब ध्यान दिया गया, पोचिंग को रोका गया, इलीगल जो हंटिंग होती है, किलिंग होती है इनकी, उनको रोका गया, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा 70,000 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। लेकिन ये 2 ही हैं, और इसी वजह से 2015 से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें पहले जो एक मेल थे यहाँ पर उनके स्पर्म को यहाँ पर फ्रीज किया गया, और उन्हीं स्पर्म से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे अब इनको टेस्ट ट्यूब राइनो बनाया जाए, यानी कि एक सरोगेट मदर जो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके थ्रू यहाँ पर राइनोसोर्स को पैदा किया जा सके। क्या इनको बिना इसके पैदा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, क्लोनिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है, जैसे कि डोली द शिप की यहाँ पर क्लोनिंग हुई है, तो ऐसा साइंटिफिकली हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जेनेटिक एज आपकी, जितनी आपकी एज थी, बायोलॉजिकल एज तो आपकी कम रहेगी, लेकिन जेनेटिक एज आपकी उतनी ही होगी जितनी एज में आपने क्लोनिंग किया, यानी 25 से 26 साल के अंदर वो होगा, डिजीज़ आपको ज़्यादा आएंगी, सेम टू सेम आएंगी। तो इसी वजह से वो एक ऑप्टिमल ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो क्या ऑप्शन लिया गया है? ऑप्शन लिया गया है
टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए। अब टेस्ट ट्यूब अगर आपको बनाना तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको सरोगेट मदर चाहिए होगी, लेकिन दोनों को ही इनको सरोगेट मदर नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से सरोगेसी के लिए यहाँ पर सदर्न वाइट राइनो का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो जब इनको जन्म देगी तो क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनका रहन सहन, इनका बिहेवियर अलग है, तो उस बिहेवियर के लिए उस बेबीज़ को इनके पास छोड़ा जाएगा ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको सिखा सकें। और इसी वजह से अगर इनकी डेथ हो जाती है इससे पहले ही, जब तक वो बच्चे आते हैं, तो अगली जनरेशन में वो उन गुणों को नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से इनके ज़िंदा रहते रहते उनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है फ़िलहाल। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम बिल्कुल है, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे वाइल्ड से, तो पहले ही इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे मिलियंस डॉलर यहाँ पर खर्च हो चुके हैं। खासकर ये जो फंडिंग है वो जर्मनी की तरफ से की जा रही है। बहुत सारे रिसर्चर है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका काम करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे न कैसे करके इस पूरी जो स्पीशी है, इस प्रजाति को बचाया जा सके। लेकिन कुछ लोग इसको चैलेंज भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इतना खर्च किया जा रहा है और यहाँ पर ये जो खर्च है सिर्फ इनकी स्पीशीज़ को बनाने में, लेकिन इनका जो हैबिटेशन है, जहाँ पर इनको रहना चाहिए था, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान कम किया जा रहा है। क्यों ऐसी कंडीशंस हुई कि ये बिल्कुल ख़त्म हो रही है? तो उन कंडीशंस को मिटाना पहले बहुत ज़रूरी है ताकि जब ये दोबारा से आए तो ये सर्वाइव कर सकें। खैर, यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स था, इनको याद रखिएगा। 3 तरीके राइनोज होते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक और अलग से फैक्ट बना देती हूँ कि 3 तरीके के हमें राइनोज दिखाई देते हैं। पहले जो होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नॉर्थ यहाँ पर वाइट राइनो और साउथ वाइट राइनोज, ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में दिखाई देते हैं। उसके बाद हम सेकेंड तरीके के देख पाएंगे, वन हॉर्न्ड, यानी कि जिसका सिर्फ एक ही सिंग है। अब देखिए, इनके मुंह पे 2-2 सिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक सिंग वाले होते हैं, जो नाक के ऊपर इनका हॉर्न होता है वो एक होता है, वो ज़्यादातर एशिया में पाया जाता है। तो आपने भी राइनो को हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम जब देखा होगा किसी जू के अंदर भी, आप इंडिया में गए हैं तो एक सिंग वाले को देखा होगा, एक हॉर्न वाले को यहाँ पर देखा होगा। और इसी तरीके से हम ये भी देख पाते हैं कि जो थर्ड तरीके के, उनको हम देख पाते हैं यहाँ पर जवान या सुमित्रा के अंदर, जिनके इसी तरीके से 2 राइनो की स्पीशीज़ है। उनको जावा और सुमित्रा जो आइलैंड है वहाँ पर देखा या पाया जा सकता है, जो कि काफ़ी कम बचे हुए हैं। अब 100 नंबर में ही बचे हुए हैं, तो 100 है, उनको बचाना भी ज़रूरी है, उनका प्रिवेंशन करना भी, उनका कंजर्वेशन करना भी काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए, इसी के साथ हमारे जो दोनों न्यूज़पेपर हैं और दोनों में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हर चीज़ को मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। साथ में मेंस के लिए अलग से पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है ताकि आप समझ पाएँ कि किसी भी आर्टिकल को जोड़ना कैसे होता है, यानी सवाल जब इन आर्टिकल से बनेगा तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएँ। खैर, अगर आपको अच्छा लगा हो, डेली सुनना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम पे मैंने आपको जो बताया लिंक मिला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको वहाँ पर अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त किसी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आप और मैं दोनों का एक साथ फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।